A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, I'm just going to teach you a very interesting grammar topic named adverbs. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्रामर का adverbs इसको स्टडी करने वाले हैं. So be attentive and listen to me very carefully and watch this video intently so that you can understand every single concept of this adverb. So let us start this particular session without any further delay. So my dear student, before we proceed, let us understand what does adverb mean. देखो, अगर मैं बात करूं, इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था adjective, right? इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था adjective. देखो, adjective एक क्वालिफायर होता है. एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है. किसको? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा. क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव, राइट? और जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब भी एक क्वालिफायर ही होता है. बट माय डियर स्टूडेंट, जो एडवर्ब होता है वो आपका एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वो आपका वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और वो आपका एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है. सो इट मींस जो एडवर्ब हुआ वो क्या हुआ? अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, अ वर्ब एंड एडवर्ब. एक ऐसा शब्द जो क्या करेगा? एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा. वो आपका कहलाएगा एडवर्ब, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स. देखो एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मैंने बोला राम इज वेरी स्मार्ट. देखो स्मार्ट यहाँ पर हमने एडजेक्टिव की तरह यूज किया है. ये एडजेक्टिव हो गया. और यहाँ पे वेरी जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वो स्मार्ट को क्वालिफाई कर रहा है. और यहाँ पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे हमने जो वेरी यूज किया है वो हमने एज एन एडवर्ब यूज कर लिया और स्मार्ट जो है वो एज एन एडजेक्टिव हमने यूज कर लिया, राइट? तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि किस तरीके से जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सेकंड एग्जांपल. देखो राम रन्स फास्ट. राम रन्स फास्ट. देखिए अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, राम रन्स फास्ट. अब रन क्या है? रन आपका वर्ब हो गया और वर्ब को क्वालिफाई क्या कर रहा है? फास्ट. देखो फास्ट जो है वो आपका एज एन एडवर्ब भी काम करता है, एडजेक्टिव भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको एज एन एडवर्ब यहाँ पे हमने इसको यूज कर लिया, राइट? तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि जो एडवर्ब है वो आपका एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है. ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था. एंड सेकंड एग्जांपल वी सो दैट एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब एज वेल, राइट? वर्ब को भी क्वालिफाई करता है. एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं एडवर्ब आपका एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है. जैसे अगर मैं बात करता हूं, देखो राम was listening to me. Ram was listening to me very carefully. Very carefully. देखिए अब माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें ये जो केयरफुली है वो क्या है? यहाँ पे केयरफुली एज एन एडवर्ब है यहाँ पर, राइट? एक एडवर्ब की तरह यूज किया गया है. और ये जो वेरी है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? केयरफुली को क्वालिफाई कर रहा है. तो वेरी भी अपने आप में क्या होगी? एडवर्ब हो गई. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि एक जो एडवर्ब होती है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है, वर्ब को भी क्वालिफाई करती है और जो दूसरी एडवर्ब्स होती है उनको भी क्वालिफाई करती है, राइट? तो डेफिनेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फर्दर क्लासिफिकेशन. देखिए जनरली अगर मैं बात करूं तो ये जो एडवर्ब्स होते हैं इनको हम 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले रहेगा एडवर्ब ऑफ मैनर. देखो मैनर किस चीज का आंसर करेगी? जैसे हाउ. हाउ का मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैनर, जैसे मैं बात करता हूं एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं he speaks softly. देखिए he speaks softly. तो यहाँ पे softly किस चीज को बता रहा है? उसके बोलने के तरीकों को बता रहा है. he speaks softly. तो softly यहाँ पे किस चीज को बता रहा है? मैनर को बता रहा है. जो मैनर को बताने के लिए हम यूज करते हैं तो वहां पर हम हाउ का मैसेज हमें मिलता है, राइट? तो सबसे पहले हमारी एडवर्ब रही एडवर्ब ऑफ मैनर. यहाँ पे देखो he speaks softly. कैसे बोलते हैं? कैसे बोलता है वो? he speaks softly. तो softly यहाँ पर एक एडवर्ब हो गया जो कि मैनर बता रही है यहाँ पर, राइट?
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये आपका वेयर का आंसर करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, ही इज एट होम, ही इज एट होम। अब देखो यहाँ पर एट होम जो है, ये होम है, वो क्या बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है। कहाँ बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है। ही हैज गॉन टू दिल्ली, अब यहाँ पे दिल्ली जो यूज किया गया है वो आपका एडवर्ब प्लेस की तरह यूज किया गया है, राइट। ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, जैसे अगर मैंने बोला आउटसाइड, इनसाइड, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके प्लेस कहलाएंगे। इसके बाद आता है टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम तो हमेशा आपका व्हेन, मतलब टाइम पीरियड के बारे में बताएगा ये। जैसे अगर मैं बात करता हूं, आई मेट हिम, आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे। अब ये जो यस्टरडे दिया गया है आपको, ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका टाइम पीरियड को बता रहा है। टुमारो भी हो सकता है, यस्टरडे भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, लास्ट नाइट की अगर मैं बात करूं, तो इस टाइप का जो टाइम पीरियड को बताता है तो वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा, राइट। इसमें जैसे अगो भी आ सकता है, इसके अंदर बिफोर भी आ सकता है, सिंस भी आ सकता है। तो इस टाइप के ये जो एडवर्ब्स यूज की जाती है जनरली, तो टाइम को बताने के लिए यूज की जाती है। इसके बाद आता है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये आंसर करेगा आपका हाउ मच, हाउ मच। तो उस केस में जब आप करेंगे, जैसे मैं बोलता हूं, ही इज एक्सट्रीमली टायर्ड, ही इज एक्सट्रीमली टायर्ड। अब देखो टायर्ड तो यहाँ पर क्या हो गया, टायर्ड आपका एडजेक्टिव हो गया, लेकिन एक्सट्रीमली यहाँ पे किस चीज को बता रहा है, एक्सट्रीमली आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री को बता रहा है, यानी कितना टायर्ड है, बहुत ज्यादा टायर्ड है। तो जब आप मतलब जब आप क्या करते हो, डिग्री को बताते हो, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, एडवर्ब ऑफ डिग्री का हम यूज करते हैं, राइट। इसके बाद नंबर 5 आ गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी का जो मतलब होता है हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स। जब ये आंसर आपको मिलता है हाउ मेनी टाइम्स, तो वहां पर आप यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या यूज कर लेते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मैं बोलता हूं, ही टेक्स टी, ही टेक्स टी ट्वाइस अ डे। देखो ही टेक्स टी ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे। अब यहाँ पे ये देखो ट्वाइस अ डे, ये आप क्या बता रहा है, आपके फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या बता दिया, मेरी फ्रीक्वेंसी को बता दिया। ही हार्डली स्पीक इंग्लिश, अब हार्डली क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि शायद ही, राइट, बहुत ही कम के चांस है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इस तरीके से हम हाउ ऑफन का सेंस देते हैं, तब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज कर लेते हैं, राइट। इसके बाद नंबर 6 आ गया आपका एडवर्ब ऑफ पर्पस, ये आपको रीजन बताने के काम आता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ओइंग टू सुना होगा आपने, ड्यू टू सुना होगा, ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ये सारे के सारे आपको क्या बताते हैं, रीजंस बताते हैं। जब आपको रीजंस पता चलता है, पर्पस का पता चलता है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो एडवर्ब पर्पस, फॉर व्हाट, ये आपका क्या करेगा, फॉर व्हाट का रीजन देगा आपको, फॉर व्हाट, राइट। उसके बाद आपका आता है एडवर्ब ऑफ रीजन। देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन जो देगा आपको क्या बताएगा, वो आपको किसी भी कारण, ये वाई का आंसर देगा, वाई का, राइट। जैसे अगर मैं बताऊं, वाई का आंसर करेगा ये, ही वाज अपसेट, ही वाज अपसेट, व्हाई ही वाज अपसेट। तो जनरली मतलब ये जो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, ये आपको कारण बताने का काम करता है। इसके बाद आता है आपका लास्ट वन है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये जनरली जो डब्ल्यू एस से स्टार्ट होते हैं वो इंटेरोगेटिव होते हैं आपके। जैसे अगर मैं बोलता हूँ वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे जो वेयर मैंने यूज किया है, यहाँ पे इस तरीके से हमने यूज किया है, ये एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव बोल सकते हैं हम इसको, इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोल सकते हैं हम इसको, राइट। तो ये हमारा फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा अभी। तो सबसे पहला हमारा रहा मैनर्स, जो क्या करेगा, आपको हाउ का सेंस देगा। दूसरा प्लेस, जो वेयर का सेंस देगा। थर्ड रहेगा टाइम, जो व्हेन का सेंस देगा। डिग्री आपका हाउ मच का सेंस देता है। फ्रीक्वेंसी आपका हाउ ऑफन का सेंस देगा। एडवर्ब ऑफ पर्पस आपको फॉर व्हाट का सेंस देगा। एडवर्ब ऑफ रीजन आपको व्हाई का सेंस देगा। एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब होगा, वो डब्ल्यू एच के साथ बताए जाते हैं आपके, राइट। तो ये हमारा वेरी फर्स्ट स्लाइड था। अब बात करते हैं इसके कुछ गोल्डन रूल्स की। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम गोल्डन रूल्स। अब इन रूल्स को बड़े ध्यान से देखना आप लोगों को, एंड आई गारंटी एक्चुअली इफ यू जस्ट वॉच दिस वीडियो केयरफुली, you will not forget
रूल्स बेस्ड ऑन एडवर्ब्स। देखिए अब यहाँ पे हमें एक बात देखनी है कि जब किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपका एमपीटी को देखो, यानी जब किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपको एडवर्ब दी होती है, मैनर भी दिया होता है, प्लेस भी दिया होता है, टाइम भी दिया होता है, तीनों के तीनों एडवर्ब्स दी होती हैं, तो उसमें आप हमेशा इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, एमपीटी को फॉलो करेंगे। मैनर फर्स्ट प्लेस पे आएगा, सेकंड प्लेस आ जाएगा, थर्ड टाइम आ जाएगा। इट मींस whenever you have manner, place and time in one sentence, so there should be a sequence MPT। वहां पर हम किस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे? MPT को फॉलो करेंगे। जैसे she sang in the school perfectly last night। देखो अब स्कूल क्या हो गया? स्कूल आपका प्लेस हो गया, परफेक्टली आपका मैनर हो गया, लास्ट नाइट आपका टाइम हो गया, ठीक है। लेकिन ये सीक्वेंस गलत हो गया, हमें किस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए? एमपीटी को फॉलो करना चाहिए, एमपीटी। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे? शी सेंग परफेक्टली, सबसे पहले मैनर आ गया आपका, स्कूल आ गया आपका, पी प्लेस आ गया और लास्ट नाइट आपका टाइम आ गया। सो इट मींस जब आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर यू हैव adverb of manner, place and time, so in that case there should be a sequence, MPT वहां पर हम फॉलो करते हैं। क्लियर? बट माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस भी है, लेकिन जब कभी आपको गो, कम, अराइव और रीच, जब ये पर्टिकुलर वर्ब्स आपको दिखाई पड़ती हैं, तो वहां पर हम एमपीटी को फॉलो नहीं करते हैं, वहां पर आपका एमपीटी फॉलो नहीं किया जाएगा, बल्कि वहां पर फॉलो किया जाएगा पीएमटी। क्या करेंगे? पीएमटी को फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका प्लेस आएगा, फिर आपका मैनर आएगा, फिर आपका टाइम आएगा। किन वर्ब्स के साथ? गो, कम, अराइव, ईच, इनके साथ हम पीएमटी फॉलो करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ द स्टूडेंट्स वेंट क्विकली होम। देखो द स्टूडेंट्स वेंट क्विकली होम, अब क्विकली क्या? ये मैनर हो गया, होम आपका प्लेस हो गया, ठीक है। बट आपको फॉलो क्या करना पड़ेगा? पीएमटी फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पीएमटी, राइट। और जैसे द स्टूडेंट वेंट होम क्विकली लास्ट नाइट, मान लो मैं ये कहता हूँ या यस्टरडे कर लो, यस्टरडे। अब यहाँ पे तीनों की तीनों एडवर्ब्स आ गई, यानी क्विकली आपका मैनर हो गया, होम आपका प्लेस हो गया, यस्टरडे आपका टाइम हो गया, राइट। अब हमें सीक्वेंस क्या फॉलो करना पड़ेगा? पीएमटी फॉलो करना पड़ेगा। तो द स्टूडेंट्स वेंट, सबसे पहले होम, होम आपका प्लेस आ गया, क्विकली आपका मैनर आ गया, और यहाँ पर फिर उसके बाद आ जाएगा आपका यस्टरडे, तो ये बन जाएगा पीएमटी। ओके, सो इन शॉर्ट इफ आई जस्ट टेल यू कि अगर एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपको तीनों के तीनों एडवर्ब्स दी गई हैं, तो आप यूज करेंगे एमपीटी फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स है जैसे गो, कम, अराइव, रीच, तो वहां पर आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे, पीएमटी का सीक्वेंस फॉलो करेंगे, राइट। तो आपको याद रखना है एमपीटी और पीएमटी, राइट। आई होप ये रूल आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर सेकंड रूल। देखिए अब सेकंड रूल के अंदर अगर आप देखें तो अब यहाँ पर भी क्या है? मैनर, प्लेस, टाइम, ये हमने ऑलरेडी हमने पीछे किया था कि एक अगर पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका मैनर भी है, प्लेस भी है और टाइम भी है, राइट। अगर उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर अगर एक और एडवर्ब आ जाती है जो कि फ्रीक्वेंसी है, क्या है वो? फ्रीक्वेंसी है, तो वो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे रखी जानी चाहिए? वो टाइम से पहले रखी जाती है। कहाँ पे रखी जाएगी? वो टाइम से पहले रखी जाएगी। दोबारा से सुने, अगर मतलब पहले हमने तीन को स्टडी किया, अगर मान लो एमपीटी दिया गया है और उसके अंदर हमें साथ के साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाती है, तो टाइम से पहले फ्रीक्वेंसी आएगी। जैसे देखो, सनी कम्स टू हिज अंकल्स हाउस एवरी 5 टाइम्स। ओके, देखिए अब यहाँ पे देखो अंकल हाउस, ये तो आपका हो गया प्लेस, ठीक है, प्लेस हो गया। एवरी, ये आपका क्या हो गया? एवरी 5 टाइम्स, एवरी 5 टाइम्स। तो देखो यहाँ पर 5 टाइम्स आपकी क्या बता रहा है? ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या था? टाइम से पहले, और ये एवरी ईयर, ठीक है, ये आपका टाइम बता रहा है। अगर आप देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपको सनी कम्स टू हिज अंकल हाउस, ये प्लेस हो गया, उसके बाद टाइम्स, 5 टाइम्स एवरी ईयर। देखिए तो यहाँ पर ये जो हाउस हो गया, प्लेस हो गया, और उसके बाद 5 टाइम्स आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, और एवरी जो हो गया वो टाइम पीरियड को बता रहा है, व्हेन को बता रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर अगर आपका
फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है और टाइम भी दिया गया है, तो उस केस में आपको फ्रीक्वेंसी को पहले यूज करना है और टाइम को बाद में यूज करना है। जैसे इस सेंटेंस में हमने देखा 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स आपका फ्रीक्वेंसी बता रहा है और एवरी ईयर आपका टाइम बता रहा है। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आई होप ये रूल आपको समझ आया होगा। क्लियर? रूल नंबर 3, एडवर्ब ऑफ टाइम शुड बी प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब मान लो एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपको 2 या 2 से ज्यादा एडवर्ब्स दी गई हैं टाइम से रिलेट करती हुई, सो इन दैट केस दीज एडवर्ब्स शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, और ये सारी की सारी एडवर्ब्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ, देखिए आई सो ऑन ट्यूसडे, ये क्या है? ये आपका टाइम को बता रहा है। इन जनवरी, ये भी टाइम को बता रहा है। एट 5 o'clock, ये भी आपका टाइम को बता रहा है। सो वी हैव यूज्ड 3 एडवर्ब्स बेस्ड ऑन टाइम। हमने इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर 3 एडवर्ब्स यूज की है जो कि टाइम को बता रही है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पहले छोटा फिर बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा, लाइक ओके इन दैट वे वी हैव टू फॉलो द एडवर्ब। अब सेंटेंस देखो यहाँ पर, सबसे पहले तो 5 o'clock आ गया, तो हमने देखो यहाँ पर आई सो हर एट 5 o'clock, सबसे छोटा हो गया। फिर डे सबसे उसके बाद छोटा होता तो ट्यूसडे हमने यूज कर लिया, और उसके बाद जनवरी था तो हमने जनवरी यूज कर लिया। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस। ओके, वी हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस की whenever we have more than 2 or 3 4 whatever, so in that case we have to follow the adverb of time should be in ascending order। तो adverb of जो time होना चाहिए वो ascending order में होना चाहिए आपका। क्लियर? नेक्स्ट रूल देख लेते हैं अभी हम, रूल नंबर 4 देखते हैं। Adverb of frequency are generally used between the helping verb and main verb। जनरली क्या होता है, देखो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई और उसके बाद आपका मेन वर्ब आ गया, ठीक है। और जनरली ज्यादातर ये जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब की बात करता हूं मैं, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो जनरली वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आती है, ज्यादातर ऐसा ही केस होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन, ऑलरेडी, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, देखिए तो ये क्या हुई, ये आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, राइट। तो इस तरीके से जब आप यूज करेंगे, सो ट्राई टू प्लेस दीज एडवर्ब्स बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में इसको प्लेस करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, he has recently started a new business, देखो रिसेंटली भी क्या फ्रीक्वेंसी को बता रहा है आपका एक तरह से। he has recently started a new business, यहाँ पे started मेन वर्ब हो गया आपका और has आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जो रिसेंटली है वो आपका फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। he does not hardly speak in English, देखिए अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया, he does not hardly speak, क्योंकि देखो हार्डली जो होता है ये क्या होता है, एक नेगेटिव एडवर्ब है। हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है जिसका मतलब ही नेगेटिव होता है, तो उसके साथ आप डज नॉट यूज नहीं कर सकते हैं। तो होना क्या चाहिए था, he hardly speaks in English is the correct answer। सिर्फ हार्डली नहीं है, रेयर, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, ये सारी की सारी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। सो जनरली वी डू नॉट यूज डज नॉट, डू नॉट और डिड नॉट, इनके साथ हम यूज नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहा। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है आपका नंबर 5 विच इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। देखिए इन्वर्जन क्या होता है, फर्स्ट लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर। देखो इन्वर्जन एक ऐसा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, जनरली हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर इज देयर, बट व्हेनेवर वी जस्ट change the formation of a sentence, that is called as inversion। जनरली क्या होता है, जब हम किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं तो इन्वर्जन की कैटेगरी में आ जाता है। इसमें आ जाता है, इन्वर्जन की कैटेगरी में आ जाता है। इन्वर्जन के केस में जनरली हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ये सेंटेंस करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं बोल सकता है, इसको करेक्ट लिखेंगे, राइट। सॉरी ये इनकरेक्ट सेंटेंस हुआ, लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर अगेन, बिकॉज देखो इफ यहाँ पर नहीं है, प्लीज हैव अ लुक अगेन। देखिए आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आपका इफ क्या है, इफ एक एडवर्ब है वो आना चाहिए, तो यहाँ पर हमने इफ को यूज ही नहीं किया, सो दिस दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने इफ को यूज किया है,
if I were a bird I would fly. तो माय डियर स्टूडेंट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज करेक्ट, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ। व्हाई सो? क्योंकि देखिए इफ आपका एक एडवर्ब हो गया, I were a bird, I would fly. अब आपके दिमाग में चल रहा होगा वर्क कैसे आया। So my dear student, this particular sentence is of present imagination. In case of present imagination, it doesn't matter what subject you are using. With all the subjects, we have to use were. हमें सभी subjects के साथ were use करना होता है। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको मैं। If I were a bird, I would fly. ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन अगर हम इन्वर्जन का केस फॉलो करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। तो यहाँ से देखो वर था तो वर्ब को हम आगे ले आए। वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ये सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इन्वर्जन का केस फॉलो करते हैं तो इन्वर्जन के केस में अगर आप इन्वर्जन का केस फॉलो करेंगे तो वहां पर आप इफ का यूज नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। राइट, देखिए अब यहाँ पे ये ठीक था, वर आई बर्ड आई वुड फ्लाई, ये ठीक था। लेकिन ये सेंटेंस देखो, इफ वर आई बर्ड आई वुड फ्लाई, ये इनकरेक्ट हो गया। व्हाई? क्योंकि या तो आप इन्वर्जन केस यूज करेंगे या फिर आप इफ क्लॉज यूज करेंगे, इफ को लगाएंगे। राइट, तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, प्लीज हैव ए लुक ऑफ दिस। इस तरह के एरर्स कॉमन है, बहुत बार आते हैं। नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर भी हमने इन्वर्जन का केस फॉलो किया है। देखिए जब कभी आपको ये एडवर्ब्स मिलती हैं, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, नो सूनर, नेवर अगेन, हियर, देयर, नो अंडर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, एट नो टाइम, एट नो टाइम, वी हैव रिपीटेड दिस, दो बार लिखा गया ये, एट नो टाइम, ऑन नो कंडीशन, ओनली, लास्ट मंथ, अंडर द टेबल। ये कुछ एडवर्ब्स हैं जनरली आपको याद रखनी पड़ेंगी। जब कभी आपको ये एडवर्ब्स मिलती हैं तो प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड कि हमें इन्वर्जन केस फॉलो करना है। जैसे अगर मैं बात करूं एट नो टाइम, एट नो टाइम, देखो एट नो टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमें इन्वर्जन केस को फॉलो करना था। देखिए एट नो टाइम वाज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट, इन्वर्जन के केस में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई विल डू इट, ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इन्वर्जन है तो विल आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आना चाहिए, इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल आई डू इट, तो ये सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट हो गया। क्लियर? तो ये आपका इन्वर्जन का केस था। Now let us move on with our next slide। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। नो सूनर के साथ आपका वेन का, नो सूनर के साथ आपका देन का कॉम्बिनेशन होता है, और हार्डली, स्कार्सली, रियरली के साथ आपका वेन का कॉम्बिनेशन होता है। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, नो सूनर के साथ आपका देन का कॉम्बिनेशन होता है, और हार्डली, स्कार्सली, ओके, और रियरली इनके साथ आपका वेन का कॉम्बिनेशन होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर? वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट, नो सूनर के साथ आपका THAN देन वाला कॉम्बिनेशन होता है। जनरली यहाँ पर THEN देकर दिया जाता है वो। सो नो सूनर शी वेंट टू मार्केट देन हर फादर कॉल्ड हर टू कम बैक, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप नो सूनर या हार्डली, स्कार्सली इनके साथ सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वहां पर हमें इन्वर्जन केस फॉलो करना होता है। अब नो सूनर के साथ देखो, नो सूनर तो यहाँ पर आ गया, लेकिन इन्वर्जन में तो क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, तो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनाइट का तो डिड से आएगा। नो सूनर डिड शी गो टू मार्केट देन हर फादर कॉल्ड हर टू कम बैक, इस तरीके से बन जाएगा ये आपका। सिमिलर, हार्डली he had switched on the television when his friend arrived, ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर भी इन्वर्जन आना चाहिए। हार्डली से स्टार्ट हुआ है, हार्डली had he switched on the television when his friend arrived। सो माय डियर स्टूडेंट, इन्वर्जन का केस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो ये रूल नंबर 6 था आपका, बहुत इंटरेस्टिंग रूल था। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। देखिए जनरली हमने देखा है कि वर्ब के बाद अगर आपको वर्ब को क्वालिफाई करना है तो उसके बाद आप एडवर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एडवर्ब। और जनरली अगर मैं बात करता हूँ, ज्यादातर जो एडवर्ब्स होती है वो आपकी LY लगकर बनती हैं। राइट, जैसे स्मार्ट, स्मार्टली, ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, इस टाइप से आपका जनरली आपका LY के साथ बनती है। क्लियर? बट माय डियर स्टूडेंट, जो रूल नंबर 7 है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रूल एंड प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जब आप किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में वर्ब और सेंसेशन का यूज करते हैं,
अब सेंसेशन क्या होगी आपकी, जो आपकी 5 सेंसेस होती हैं, ह्यूमन बीइंग के पास 5 सेंसेस होती हैं, इनसे रिलेट करती हुई जब कभी भी कोई वर्ब का आप यूज करते हैं, सो आफ्टर दिस वर्ब वी हैव टू यूज एडजेक्टिव नॉट एन एडवर्ब। हमें एडजेक्टिव यूज करना होता है, एडवर्ब यूज नहीं करेंगे। कौन कौन सी वर्ब्स हैं, जैसे फील, स्मेल, टेस्ट, सीन, अपीयर, लूम, लूम का मतलब भी देखना ही होता है, साउंड, लुक। तो जनरली इनके बाद हम हमेशा इन्वर्जन, जनरली इनके साथ हम हमेशा एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ना कि एडवर्ब का। सो इट मींस whenever you find verb of sensation, so after that we have to use an adjective not an adverb। वहां पे हमें एडजेक्टिव यूज करना है, ना कि एडवर्ब, ठीक है। जैसे सेंटेंस को देखते हैं, द रोज स्मेल्स स्वीटली। देखो अब द रोज स्मेल्स, स्मेल क्या हो गया आपका, वर्ब ऑफ सेंसेशन हो गया, तो यहाँ पे स्वीटली इनकरेक्ट हो गया, बल्कि क्या होना चाहिए, स्वीट आएगा, क्योंकि वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद आप एडजेक्टिव यूज करते हैं, ना कि एडवर्ब, राइट। सिमिलर, शी सिम्स एंग्रली, अब सिम्स एंग्रली, एंग्रली नहीं होगा, शी सिम्स एंग्री, ऐसे हो जाएगा। मेडिसिन टेस्ट बिटरली, अब ये भी गलत हो जाएगा, मेडिसिन टेस्ट बिटर इज द करेक्ट आंसर, बिटर हो जाएगा। क्लियर। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ आया होगा, वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद हम जनरली एडजेक्टिव यूज करते हैं, ना कि एडवर्ब, राइट। इसके बाद कर लेते हैं रूल नंबर 8 की बात। सिर्फ वर्ब ऑफ सेंसेशन की बात नहीं चल रही है, इसके अलावा जब कभी भी आपको ये स्पेसिफिक वर्ब मिलती है, बी, बिकम, रिमेन, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक एंड प्रूव, जब कभी आपको ये वर्ब्स मिलती हैं, तो इन वर्ब्स के बाद भी आप एडजेक्टिव ही यूज करेंगे, एडवर्ब यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलता हूं, he got angrily after listening to his father, after listening to his father, he got angrily। अब got angrily नहीं मतलब कि क्या होना चाहिए, he got angry होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए, he got angry। जैसे मैं बोलता हूं, he became honestly, या he became honest, तो यहाँ पे honestly बोलेंगे ना, हम honestly तो नहीं बोल सकते हैं, राइट। तो जब कभी आप be, become, remain, turn, get, grow, keep, make and prove, ये वर्ब्स आपको दिखाई पड़े, so after these verbs we have to use adjective not adverb, right। नंबर 9 पे चलते हैं, अभी अच्छे से देखते हैं, नंबर 9 को भी देखते हैं, राइट। देखिए जनरली माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने बात की थी कि जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं, जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ अगर हम ly लगा देते हैं, तो वो जो बनता है वो एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब्स ऐसी हैं, कुछ जो अपने साथ ly लेकर नहीं आती है। जैसे कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जिनको ly लगाकर आप एडवर्ब नहीं बना सकते हैं, जैसे हार्ड, फास्ट, लेट, straight, outright, direct, high, safe, early, quiet। हालांकि इनके साथ आप क्या कर सकते हो, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, इनको आप एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। इनके साथ आप ly लगा सकते हैं, लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ हार्ड और हार्डली, दोनों फर्क हो गया भाई, हार्ड और हार्डली, ठीक है। हार्ड का मतलब तो मेहनत हो गया बहुत ज्यादा, और हार्डली हो गया शायद ही के सेंस देता है, ठीक है। फास्ट एंड फास्टली, फास्ट होता है, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो फास्ट है वो डिपेंड करता है, अगर ये नाउन में प्रोनाउन से पहले आएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर ये आपका वर्ब के बाद आएगा तो ये एडवर्ब की तरह यूज किया जाएगा। सिमिलर सभी वर्ब्स के साथ ऐसा ही है। जैसे देखो, ही इज वॉकिंग फास्ट, अब वॉकिंग फास्ट, यहाँ पे फास्ट हमने यूज किया है एडवर्ब की तरह। अब यहाँ पे ही इज वॉकिंग फास्टली तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, अब ये देखो ही, दिस इज ए हार्ड वर्क। अब ध्यान से देखो इसको, ही इज वर्किंग, ही इज वॉकिंग फास्ट, अब यहाँ देखो ही इज ए फास्ट रनर, अब जो रनर है वो यहाँ पे नाउन हो गया, और फास्ट जो है आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, राइट। सिमिलर, ही वर्क्स हार्ड, यानी वो मेहनत करता है, तो यहाँ पे वर्क्स को क्वालिफाई हार्ड कर रहे हैं, दिस इज ए हार्ड वर्क। अब यहाँ पे जो वर्क है वो आपका नाउन हो गया, हार्ड यहाँ पर हमने एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया। वी वेक अप अर्ली, अब यहाँ पे अर्ली हमने यूज कर लिया एज एन एडवर्ब, एंड ही केम बाय एन अर्ली शिप, अब शिप यहाँ पर आपका नाउन हो गया, और अर्ली यहाँ पर क्या हो गया आपका
अर्ली यहाँ पर आपका एज एन एडजेक्टिव आपने यूज कर लिया है। क्लियर? जनरली माय डियर स्टूडेंट, हम जो एडजेक्टिव्स के साथ ly लगा देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। जैसे रिसेंट, रिसेंटली, प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्ट, शॉर्टली, लेट, lately, allowed, loudly, hard, hardly, like, likely, quite, quietly, live, alive, free, freely। तो ये जो है इनका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि जनरली अगर मैं बात करूं तो अगर आप एडजेक्टिव के साथ ly लगा देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, फिर वो आपका एडवर्ब बन जाता है। लेकिन वी आर सम स्पेसिफिक एडवर्ब्स जो अपने साथ ly भी नहीं लेती है, जैसे हार्ड, फास्ट, लेट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हाई, सेफ एंड अर्ली एंड क्वाइट। ओके, तो ये अपने साथ ly, अगर हम इनको एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो ये ly के साथ भी आ सकते हैं, विदाउट ly भी आते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में चेंज होता है। राइट? अब जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला, यहाँ पे हमने देखा था हार्ड, हार्ड यहाँ पे एडवर्ब है। देखो अगर मैं बात करता हूँ हार्ड, देखो अब ये हार्ड है, ये एक एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। अगर ये नाउन से पहले जाएगा तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और वर्ब के बाद जाएगा तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है? तो देखो ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पर आपका एडवर्ब की तरह यूज किया गया आपने, और यहाँ पर वर्क आपका नाउन हो गया तो उससे पहले आपने एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया। लेकिन इसके साथ अगर हम ly लगा दें, हार्डली बना दें, तो ये भी आपका एडवर्ब ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब हो गया जैसे शी हार्डली स्पीक्स, शी हार्डली स्पीक्स, तो इसका मतलब वो शायद ही बोलती है। तो जब आप रेयर चांस की बात करते हो, स्कार्सली की बात करते हो, बहुत कम चांसेस की बात करते हो, तो वहां पर हम हार्डली यूज कर लेते हैं। क्लियर? आई होप ये रूल आपको समझ आया होगा। ओके, लेट अस मूव ऑन विद आवर सम एग्जांपल्स। देखिए, वी कैन गो फ्री एनीवेयर इन इंडिया। अब यहाँ पे देखो गो क्या है, वर्ब हो गया, और फ्री यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपने फ्री को यूज किया जो कि गलत हो गया, फ्रीली आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? फ्री। फ्री तो आपका एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पर वर्ब के बाद तो आपको क्या यूज करना चाहिए था? एडवर्ब। यहाँ पे फ्रीली होना चाहिए था। आई बॉट अ मोबाइल एंड आई गॉट इट्स सर्विस फ्रीली ऑफ कॉस्ट। अब फ्रीली ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकता, अब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाहिए, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। यहाँ पे अब जो फ्री है वो यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव हमने यूज कर लिया। जैसे वी कैन नॉट प्ले ड्रम लाउड इन दिस गार्डन, लाउड नहीं लाउडली, प्ले के साथ लाउडली यूज करेंगे, क्योंकि प्ले आपका वर्ब हो गया, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करेगा। राइट? माय डियर स्टूडेंट, देयर आर सम कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ एडवर्ब्स। कुछ कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ एडवर्ब्स होते हैं। जनरली हमारा माइंडसेट होता है कि जिसके साथ ly लग जाता है वो आपका एडवर्ब होता है, ऐसा हम जनरली मान लेते हैं। बट दिस इज नॉट श्योर, ऐसा बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि जनरली अगर मैं बात करता हूँ, कुछ स्पेसिफिक नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम अगर ly जोड़ दें तो एडजेक्टिव बन जाते हैं, ना कि एडवर्ब। देखिए, माइजर, माइजर, माइजरली, ly लगा दिया हमने। स्कॉलर, स्कॉलरली, कावर्ड, कावर्डली, निगार्ड, निगार्डली, फ्रेंड, फ्रेंडली, मैन, मैनली। और इनका अगर हमें एडवर्ब लगाना है तो इनके साथ हम बोलेंगे इन अ माइजरली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर, in a cowardly manner, in a niggardly manner, in a friendly manner। मैन का बन जाएगा मैनली, और मैनफुली उसका एडवर्ब बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। जनरली अगर बोलो ही इज अ माइजर, ये बिल्कुल ठीक है, इज अ माइजर, ही इज अ माइजर। ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं ही इज अ माइजर मैन, ही इज अ माइजर मैन, माय डियर स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि मैन आपका एक नाउन हो गया, और नाउन से पहले आप एडजेक्टिव यूज करते हैं। माइजर तो आपका नाउन होता है, और माइजरली जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइजरली आप यूज कर लेंगे। राइट? तो देखो यहाँ पे माइजरली यूज कर लिया। ही बिहेव्ड इन सच ए माइजरली मैनर। अब देखो यहाँ पे ये आपने इन अ माइजरली मैनर, तो यहाँ पर आपने इसको एडवर्ब की तरह यूज कर लिया। He fought in the war manfully, यहाँ पर भी आपने इसको manfully को एडवर्ब की तरह यूज कर लिया। अगर आप ये manly यूज करता, जैसे अगर बात करता हूँ, she has a, she has manly looks, she has manly looks, मतलब क्या हो गया, उसका आदमियों जैसे लुक्स है उसके, manly looks, तो यहाँ पे manly बन जाएगा।
मैनफुली लुक्स नहीं बोल सकते हैं हम, क्लियर। तो ये एडवर्ब्स आपको ध्यान में रखनी होगी। Now let us move on rule number 11. देखिए रूल नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव सम स्पेसिफिक वर्ब्स, वो जनरली अपने साथ एज लेकर चलती हैं, जैसे रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, सर्व, व्यू, नो, एक्सप्रेस, एक्सेप्ट, कैरेक्टराइज, count, interpret, look on, use, okay, refer, recognize, see, think of, act। ये जब वर्ब आपको दिखाई पड़ती हैं तो इनके बाद आप हमेशा ही एज यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, दे रिगार्डेड मी देयर सन, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि रिगार्ड अपने साथ एज लेकर चलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दे रिगार्डिंग मी एज देयर सन। क्लियर। सिमिलर देखो, केमिस्ट्री हैज बीन डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल। अब हैज बीन डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, बल्कि क्या होता था, एज द स्टडी, एज द स्टडी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिफाइन अपने साथ एज लेकर चलता है, राइट। बट माय डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 11 के अंदर ही कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस हैं, जैसे चूज, अपॉइंट, कंसिडर, कॉल, थिंक, इलेक्ट, मेक। ये अपने साथ एज लेकर नहीं चलते हैं, राइट। ये अपने साथ एज लेकर नहीं चलेंगे। जैसे शी थिंक्स हिम एज अ फूल इन द क्लास। अब देखो, थिंक हिम एज अ, एज नहीं आएगा यहाँ पर, सीधा आ जाएगा she thinks him a fool in the class। he was elected as an engineer, यहाँ पर भी as नहीं लगेगा क्योंकि elect अपने साथ as लेकर नहीं चलता है। he was elected an engineer, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है आपका टू। देखिए, अब ये टू जो होता है वो आपका किस तरीके से यूज किया जाता है, it depicts more than one or require unpleasant condition। जनरली ये क्या होता है, मोर देन वन की सेंस को देने के लिए मोर देन रिक्वायर की सेंस देता है। मोर देन रिक्वायर मतलब जितना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा की सेंस देगा। और यूज अनप्लीजेंट कंडीशन, जनरली आपको अनप्लीजेंट कंडीशन दिखानी होती है तो वहां पर भी आप टू का यूज कर लेते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ, टू के साथ जनरली आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। किसका, पॉजिटिव डिग्री का। देखिए, he is too weak in the class। अब too weak in the class, weak आपका एडजेक्टिव हो गया और टू यहाँ पर आपने एज एन एडवर्ब आपने यूज कर लिया। सिमिलर नेगेटिव सेंस के लिए आप बोल रहे हो, he is too lazy। अब लेजी भी आपका एक क्या है, अनप्लीजेंट कंडीशन है, उसके साथ आपने टू का यूज कर लिया। I invited to, I too invited for tea। अब टू के साथ एक ये है कि ये जिस भी वर्ड के साथ लगता है उसी को क्वालिफाई करता है, पहले जिसके नजदीक होगा उससे आगे वाले वर्ड को ये क्वालिफाई करेगा। So I too invited for tea। अब यहाँ पे for the sense of besides, जब beside के सेंस दोगे तब भी आप इसको यूज कर लेते हो टू का। She found her mobile and bag too। अब यहाँ पे देखो, बैग टू का मतलब यहाँ पे बैग भी, ऑल्सो के सेंस यहाँ पे इसने दी। माय डियर स्टूडेंट, ये टू जो होता है ये आपका देखो, ये एक एडवर्ब भी होता है और ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको यूज कैसे कर रहे हैं। देखिए, अगर टू टू के बाद मच है और उसके बाद नाउन है, तो यहाँ पे ये जो टू हम यूज करेंगे वो एज एन एडवर्ब यूज किया जाएगा, यानी टू आएगा। देखिए सेंटेंस ही देख लेते हैं हम, जैसे आई ड्रिंक टू मच वाटर। अब वाटर क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, और यहाँ पे मच है आपका एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो टू है यहाँ पर आपका एडवर्ब की तरह यूज कर लिया। सो आई ड्रैंक टू मच वाटर, नाउ आई रियली नीड टू गो टू द बाथरूम, राइट। अब मैं बात कर लेता हूँ, इसके बाद अगर देखिए आप, कई बार आपको मच टू का कॉम्बिनेशन मिलता है, मच प्लस टू, और उसके बाद आप एडजेक्टिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन अगर आपको टू मच का कॉम्बिनेशन मिलता है, टू प्लस मच, और उसके बाद फिर आप नाउन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नाउन। बस आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है। देखिए दोबारा से ध्यान देखो, टू के बाद अगर आप मच या मैनी यूज करते हैं, मच या मैनी यूज करेंगे तो वहां पर आप यूज करेंगे नाउन। और यहाँ पे टू को जब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर से यूज करेंगे तो यहाँ पे इसको एज एन एडवर्ब यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, एडवर्ब। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर यूज करते हो मच या मैनी प्लस टू प्लस, तो इसके बाद आप यूज करेंगे एडजेक्टिव। क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव। जैसे द शर्ट इज मच टू एक्सपेंसिव। देखो, मच टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये टू जो है
वो आप यहाँ पर आप एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। किस तरीके से? एडवर्ब की तरह। और मच भी यहाँ पर एडवर्ब की तरह ही यूज किया गया है। क्लियर? यानी ये जो मच और टू है इनको एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं और इनको एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर आपने स्ट्रक्चर फॉलो किया टू मच या टू मैनी, तो उसके बाद नाउन लगाओ, और अगर आपने मच और मैनी को पहले ले आए तो उसके बाद आप एडजेक्टिव लगाओ। देखिए, आई ड्रिंक टू मच वाटर। अब वाटर आपका नाउन हो गया, मच आ गया और टू आ गया। देखो, क्लियर? सिमिलर, शी पुट टू मैनी एग्स। एग्स आपका नाउन हो गया, मैनी यहाँ पर आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, डिटर्मिनर हो गया आपका, और टू यहाँ पर आपने एज एन एडवर्ब यहाँ पर यूज कर लिया। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद हम देख लेते हैं वेरी। देखिए, वेरी को जनरली हम प्लीजेंट कंडीशंस जो होते हैं उसके लिए यूज कर लेते हैं, और टू को हम नेगेटिव कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ गुड, हैप्पी, हेल्दी, ग्लैड, वाइज, कोल्ड, हॉट। जैसे आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, यहाँ पे वेरी आपने यूज कर दिया। माई सन्स हेल्थ इज वेरी गुड। तो इस तरीके से जब आप प्लेजेंट कंडीशन की बात करेंगे तो वहां पर वेरी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है मच और वेरी। देखिए, मच जो होता है जनरली आप यूज कर सकते हैं, मच के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और वेरी के साथ आप सिर्फ पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसे यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है, ये तो एडजेक्टिव हो गया आपका, यू आर इंटेलिजेंट। लेकिन मैंने बोला यू, राम इज मच बेटर देन श्याम। अब बेटर क्या एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे मच के साथ हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है। और जब मच को हम यूज करते हैं तो मच जनरली अपने साथ कंपैरेटिव डिग्री लेकर आता है। राम इज मच बेटर देन श्याम, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर भी देखो, मच मोर इंटेलिजेंट। लेकिन अगर मैं बोलूँ राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर जो हमने यूज किया है वेरी, तो यहाँ पर किसके लिए यूज किया है? एडजेक्टिव के लिए यूज किया है, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री के अंदर आया है। लेकिन जब आप कभी मच का यूज करते हैं तो उसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। क्लियर? इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, वन मोर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन मच एंड वेरी। देखिए, मच जो होता है जनरली अपने साथ पास्ट पार्टिसिपल लेकर चलता है। क्या? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन जो वेरी होता है वो जनरली अपने साथ क्या लेकर चलता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या लेकर चलता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी एज एन एडजेक्टिव काम करती है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी एडजेक्टिव की तरह काम करेगी तो आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा देते हो और वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्लियर? तो इट मींस मच अपने साथ पास्ट पार्टिसिपल लेगा, V3 लेकर चलेगा, और आपका वेरी जो होता है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल लेकर चलेगा, V1 प्लस आईएनजी, जनरली जिसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, ध्यान से देखें, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट के साथ आईएनजी लगा दिया आपने, तो वेरी यहाँ पर आपने दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और वेरी आपने यहाँ पे एज एन एडवर्ब आपने यूज कर लिया, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम यूज करते हैं वेरी। और लेकिन अगर बात करता हूँ, आई एम मच सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज क्या होगा? सरप्राइज के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया सरप्राइज, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और पास्ट पार्टिसिपल अपने साथ मच लेकर चलता है, ना कि वेरी। बट माय डियर स्टूडेंट, ये जनरल रूल मैंने आपको डिस्कस किया, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसे भी आपके पास पार्टिसिपल्स होते हैं जो अपने साथ वेरी लेकर चलते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, प्लीज्ड, टायर्ड, इलेटेड, डिजेक्टेड, कंटेंटेड, डिसकंटेंटेड, ड्रंक, लिमिटेड, डिलाइटेड, डेयरिंग, कंफ्यूजिंग, बोरिंग, एंटरटेनिंग, सरप्राइजिंग। तो ये सारे के सारे आपके कुछ पार्टिसिपल्स हैं जो कि पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं। तो जनरली तो हम क्या करते हैं, जो आपका V1 प्लस आईएनजी वाला जो पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, उसके साथ वेरी लगा देते हैं। और जो V3 होता है जिसको आप बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वो अपने साथ मच लेकर चलता है। ये कॉमन रूल है। लेकिन इसके अलावा प्लीज, टायर्ड, इलेटेड, डिजेक्टेड, कंटेंटेड, डिसकंटेंटेड, ड्रंक, लिमिटेड, डिलाइटेड, डेयरिंग, कंफ्यूजिंग, बोरिंग, एंटरटेनिंग, सरप्राइजिंग, इनके साथ हम जनरली क्या यूज कर लेते हैं? इनके साथ हम वेरी यूज कर लेते हैं, राइट? इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखें, अब देखो एक मच है, मच का यूज
अगर मैं बात करूं मच का यूज, जब आप बात करते हो मच के साथ आप वेरी भी यूज कर सकते हो, वेरी मच, ठीक है। तो बट वो आप हमेशा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में होना चाहिए। जैसे आई लाइक हिम वेरी मच, आई लाइक हिम वेरी मच, आप इसको लाइक हिम मच नहीं बोल सकते हो। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करोगे तो वेरी मच ही आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? वेरी मच। आप उसको बोल सकते हैं आई लाइक हिम वेरी मच या आई लव हिम वेरी मच। तो वेरी मच ही यूज किया जाएगा अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है तो माय डियर स्टूडेंट वहां पे वेरी मच नहीं लगेगा, सिर्फ आपका मच लगेगा, फिर वहां पे वेरी हट जाता है। क्या हट जाता है? वेरी हट जाता है। सिमिलर अगर मैं बात करता हूं, देखो ध्यान से सुनिए, जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वेरी मच लगाएं, और जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो सिर्फ मच लगेगा, वहां पे वेरी हट जाएगा आपका। क्लियर? इसके बाद बात कर लेते हैं येट और स्टिल की। देखो येट का मतलब भी यही होता है अभी तक, और स्टिल का मतलब भी होता है फिर भी, वही दोनों का मतलब सेम ही होता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए जब आप बात कर लेते हैं स्टिल का जो यूज होता है जनरली कब होता है? जब कोई काम फिलहाल चल रहा होता है, फिलहाल मतलब क्या करते हो जनरली जो चल रहा होता है उस सेंस में हम यूज कर लेते हैं। येट का क्या होता है? देखो अगर मैं बात करता हूँ स्टिल जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है? स्टिल जनरली आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है उसके बीच में स्टिल का यूज किया जाता है, स्टिल का यूज किया जाता है। ठीक है। जनरली हम इसको किस जनरली हम इसको किस में यूज कर लेते हैं? Give me 1 second. देखिए अगर मैं बात करता हूँ स्टिल के केस में, स्टिल को कहाँ यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज करेंगे। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है या फिर इंटेरोगेटिव में यूज किया जाता है स्टिल को। लेकिन जो येट होता है वो हमेशा आपका एक तो नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए आपका, और दूसरा येट जो होगा वो इंटेरोगेटिव परफेक्ट सेंटेंस में यूज होता है। 1 सेकंड ओनली। ओके देखें येट और स्टिल का मैं बता रहा था अभी आपको। देखिए जो स्टिल होता है, स्टिल ये आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज होता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और ये इंटेरोगेटिव में यूज होता है, पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव में यूज होता है। और ये किसी भी एक्शन को मतलब बताते हैं ना अभी तक होने की सेंस देता है, तब वहां पे यूज कर लेते हैं स्टिल। हालांकि येट भी आपका अभी तक का सेंस देता है, लेकिन येट जो होता है वो आपका पहली बात तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, येट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए आपका, और थर्ड जो होना चाहिए वो इंटेरोगेटिव होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जब होगी येट यूज किया जाएगा। देखो राहुल इज येट अनहैप्पी, अब देखो अनहैप्पी तो नेगेटिव हो गया तो इसलिए आपने येट यूज कर लिया। देखो अब यहाँ पे राहुल इज येट अनहैप्पी, अब यहाँ पे अगर देखो यू स्टिल इंस्टेड ऑफ, देखो अब क्यों यहाँ पे ये इनकरेक्ट सेंटेंस माना गया, क्योंकि मैं इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ आपको। हालांकि देखो हालांकि ये जो अनहैप्पी नेगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन येट माय डियर स्टूडेंट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। येट जो होता है जनरली आपका लास्ट में जाके यूज होता है, पहले यूज नहीं होता है। लेकिन स्टिल जो होता है वो क्या होता है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है। तो यहाँ पर येट यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। इज द चाइल्ड स्टिल विपिंग, अब देखो यहाँ पर स्टिल विपिंग बिल्कुल ठीक है सेंटेंस ये, क्योंकि आपका इंटेरोगेटिव के अंदर आपने यूज कर लिया। अब बात कर लेते हैं देखो येट की। जे हैज नॉट रीच येट, देखो बाद में आता है येट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, वो भी नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैज नॉट अंडरस्टूड इट येट, अब यहाँ पर भी आपने यूज कर लिया। तो येट जनरली कहाँ पे यूज किया जाएगा? एक तो आपका सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, थर्ड येट हमेशा आपका लास्ट में जाकर लगता है, फोर्थ आपका प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आता आपका फेयरली वर्सेस रादर। देखो ये दोनों के दोनों यूज तो क्या किस चीज के लिए किए जाते हैं? कोई सेंस को ज्यादा के सेंस बताने के लिए यूज किया जाता है। फेयरली जो होता है ये एक पॉजिटिव सेंस को बताता है, ठीक है, और जो रादर जो होता है वो एक नेगेटिव सेंस को बताता है। जो फेयरली होता है वो अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेकर चलता है, लेकिन जो रादर होता है वो अपने साथ पॉजिटिव प्लस कंपैरेटिव दोनों लेकर चल सकता है। जैसे टी इज फेयरली हॉट, फेयरली हॉट का मतलब यहाँ पर हो गया पीने लायक वाली बात है, चाय इतनी गर्म है कि पी सकते हैं। फेयरली आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला
टी इज रादर हॉट। अब रादर हॉट का मतलब ये होगा बहुत ज्यादा गर्म है, कि अगर आप पियोगे तो डेफिनेटली आपके होठ भी जल सकते हैं। तो रादर यहाँ पर नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो हॉटर का हमने पॉजिटिव डिग्री यूज किया है, V1 यूज किया, यानी पॉजिटिव डिग्री यूज किया है। अगर मैं बात करता हूँ दिस प्रॉब्लम इज रादर वर्स, अब यहाँ पे गुड का जो बैड है, बैड का जो सेकंड आपका डिग्री जो होता है वो वर्स होता है। तो यहाँ पर देखो वर्स, तो यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज कर लिया। तो इन शॉर्ट माय डियर स्टूडेंट, फेयरली आपका पॉजिटिव सेंस देगा, रादर आपका नेगेटिव सेंस देगा। फेयरली के साथ आप पॉजिटिव डिग्री यूज कर लेते हैं, रादर के साथ आप नेगेटिव डिग्री, नेगेटिव सॉरी, रादर के साथ आप पॉजिटिव प्लस कंपैरेटिव दोनों डिग्री यूज कर लेते हैं। बट इट गिव्स अ नेगेटिव मैसेज, और ये क्या करता है, एक नेगेटिव मैसेज देता है। क्लियर। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट रूल आपका, अगो एंड बिफोर। देखिए ये दोनों के दोनों टाइम को दिखाते हैं, जो एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं। देखो अगो जो होता है ये हमेशा आपका पास्ट इंडेफिनाइट में यूज किया जाता है। किसमें? पास्ट इंडेफिनाइट। अगो हमेशा आपका टाइम पीरियड कौन सा बताता है? पास्ट का बताता है। बिफोर जो होता है ये आपका पास्ट में भी यूज किया जा सकता है और ये आपका फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, बट अगो जो होगा वो हमेशा आपका पास्ट में यूज होगा। जैसे आई वॉच्ड अ मूवी एन आवर अगो, ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस। I had gone to Agra before my marriage, बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस भी आपका। She will buy a new laptop before this Monday, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखो बिफोर की जगह अगर मैं बात करता हूँ I watched a movie an hour before, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिफोर जनरली आपका नाउन से पहले आता है और अगो जो होता है वो बाद में आता है। ये फर्क भी होता है दोनों में। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ I had gone to Agra ago my marriage, ago my marriage नहीं हो सकता है। She will buy a new laptop ago this Monday, ago नहीं होगा, राइट, क्योंकि before जो होता है followed by a noun, जनरली नाउन उसके बाद आ जाता है, लेकिन ago जो होता है वो एडवर्ब होता है जो बिल्कुल लास्ट में जाकर लगता है। क्लियर, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है एनफ। ये जो एनफ होता है ना, ये आपका एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है और ये आपका एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन, देखिए किस तरीके से यूज करते हैं। देखो एनफ के बाद अगर नाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, तो ऑब्वियसली बात है नाउन और प्रोनाउन से पहले जो क्वालिफाई करता है उसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आई हैव एनफ टाइम टू रीच दिल्ली, देखो अब टाइम क्या हो गया? टाइम आपका नाउन हो गया और एनफ यहाँ पर आपका एडवर्ब की तरह यूज, सॉरी, एनफ यहाँ पे आपका एडजेक्टिव तरह यूज किया जा रहा है। क्लियर। देखो अगर नाउन और प्रोनाउन से पहले एनफ का यूज किया गया है तो वो आपका एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है, राइट। अगर बात करता हूँ एडजेक्टिव के बाद अगर एनफ को दिया गया है तो फिर एडजेक्टिव क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो यहाँ पर उसको एज एन एडवर्ब हम यूज कर लेते हैं। ही इज स्मार्ट इनफ टू सॉल्व एनी रीजन। अब देखो स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव क्वालिफाई कौन करता है? एनफ। एनफ यहाँ पर क्या हो गया? एज एन एडवर्ब आपने यूज कर लिया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। ही वॉज बिटन इनफ, देखो बिटन क्या हो गया? वर्ब हो गया, और एनफ जो हो गया आपका एडवर्ब हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट सिंपल सा फंडा है, देखिए एनफ, एनफ के बाद अगर नाउन दिया गया, नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, तो इसको हम एडजेक्टिव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एडजेक्टिव। लेकिन अगर एनफ के बाद, सॉरी, एनफ के पहले अगर आपको कोई एडजेक्टिव दिया गया है तो इसी एनफ को हम एडवर्ब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एडवर्ब। अगर इस एनफ के बाद आपको कोई, सॉरी, वर्ब के बाद, अगर वर्ब के बाद अगर आपको एनफ दिया गया है तब भी हम इसको एडवर्ब ही मान लेते हैं। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर, आपको समझ आया होगा। दोबारा से देख लेते हैं। नाउन या प्रोनाउन से पहले एनफ को यूज किया जाएगा तो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाएगा, और अगर मैं बात करता हूँ अगर एडजेक्टिव के बाद एनफ को यूज किया जाएगा तो उसको एज एन एडवर्ब ही माना जाता है, और वर्ब के बाद अगर मतलब एनफ को यूज किया जाएगा तब भी उसको एडवर्ब ही माना जाता है। क्लियर? देन वी हैव द लास्ट रूल इज नियरली एंड ऑलमोस्ट। दोनों का सिमिलर मीनिंग होता है, नियरली और ऑलमोस्ट, लगभग की सेंस देते हैं, लगभग। जैसे अगर मैं बात करता हूँ दोनों का मतलब सेम होता है, और ये दोनों के दोनों क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही रखे जाते हैं। यानी यहाँ पर आएगा आपका या तो नियरली या ऑलमोस्ट, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखे जाते हैं। दे वर ऑलमोस्ट या नियरली 500 स्टूडेंट्स देयर। अब देखो यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया
और उसके बाद आपने almost या nearly यूज कर लिया। I have almost nearly finished my work। तो यहाँ पे देखो have आपका क्या हो गया, helping verb, और उसके बाद finished हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, और बीच में आपने nearly भी यूज कर लिया और almost भी यूज कर लिया। दोनों में से एक यूज कर सकते हो। क्या बन जाएगा आपका, I have almost finished my work या I have nearly finished my work। दोनों का मतलब सेम है, बट प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ये दोनों क्या होता है, दोनों में एक टाइम पे तो सिर्फ एक ही यूज करेंगे, लेकिन ये आफ्टर हेल्पिंग वर्ब बट बिफोर प्रपोजिशन वी हैव टू यूज नियरली एंड ऑलमोस्ट। क्लियर? So my dear student, this is all about from my side from this particular session. I tried my best to teach you different types of adverbs, and tomorrow we'll continue some grammar arrow based on adverbs. So till then, bye bye, take care and have a nice day.